जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यदि आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। इस वीडियो में हम कूलॉम के नियम से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। आप देख रहे होंगे प्रश्न क्या क्या चीज़ है, इसका हम आंसर आपको कुछ ही देर में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको कुछ देर के लिए कूलॉम के नियम का फिर से रिकेप करवाते हैं। उसके बाद हम इन क्वेश्चंस पर चलेंगे और इसको सही तरह से समझ करके एक एक प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पर आप बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, कूलॉम का नियम क्या होता है। कूलॉम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है और ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कूलॉम साहब क्या बोलते हैं, यदि कोई एक बिंदु आवेश Q1 है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु आवेश Q2 है, ठीक, तो इनके बीच या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आप समझ रहे होंगे। यदि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे, एक नेचर के होंगे, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण बल होगा। यदि ये दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे, विपरीत नेचर के होंगे, तो इसमें आकर्षण बल होगा। तो कूलॉम साहब इसके लिए एक नियम दिया था कि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगने वाला है, सबसे पहले इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होगा। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये है कूलॉम का नियम। यानी यदि देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूछें कि यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम दो गुनी कर देंगे तो इसके बीच आकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो इसके बीच आकर्षण बल आप देख रहे होंगे, यहाँ दो गुना कर रहे हैं तो यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यानी आकर्षण बल चौथाई हो जाएगा, चौथाई भाग हो जाएगा, यानी 4 भाग हो जाएगा, यानी घट जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। इसको हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फोर्स जो है Q1 Q2 के गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस का क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। तो इन दोनों समीकरण को यदि हम देखें तो दोनों समीकरण से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। इसे हम पहले बता चुके हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा फास्ट बता रहे होंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। दोनों को इक्वेट करके हम लिख सकते हैं दोनों से। यदि हम यहाँ पर इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, इसके लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। और इस K का मान यदि हम एयर के लिए निकालें, फोर्स इन एयर निकालें, तो फोर्स इन एयर क्या होगा, फोर्स इन एयर के लिए यहाँ पर K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये क्या है, कूलॉम साहब का नियम है, कूलॉम का नियम है। अब हम कूलॉम के नियम को समझ चुके हैं। अब हम इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक आप सभी जानते होंगे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। यहाँ पर इसका क्या उत्तर हो जाएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। और कूलॉम को हम C से सूचित करते हैं। ठीक, उसके बाद है आवेश का CGS मात्रक। तो आवेश का CGS मात्रक होता है स्टेट कूलॉम। आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलॉम, स्टेट कूलॉम। आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलॉम। इसको हम ESU से सूचित करते हैं। स्टेट कूलॉम को किससे सूचित करते हैं, ESU से। ठीक, उसके बाद है आवेश का सबसे छोटा मात्रक। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। अच्छा, आप लोग एक बात कमेंट करके बताइएगा इस में कि आवेश की खोज किसने की थी, आवेश की खोज किसने की थी और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रश्नों का आप आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसको ऐसे पढ़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान।
ठीक, यहाँ पर जो आप कूलॉम के नियम में देख रहे होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका एक अपना एक मान होता है। तो इसका मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9, 9 गुना 10 पर पावर 9। इसका यूनिट हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा कैसे आप इसका यूनिट लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, इसका वैल्यू तो हम लिख दिए हैं। अब हम इस कूलॉम के नियम को कुछ देर के लिए मिटा देते हैं। कूलॉम का नियम हम पहले समझ चुके थे। तो कूलॉम के नियम से जो हम फॉर्मूला निकाले हैं, उस फॉर्मूला से यहाँ पर हम एक चीज़ निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका अगर एक मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरा पद क्या है, गुना में है, तो गुना का उल्टा क्या होगा, भाग। अगर हम इसको निकालें तो फोर्स इज इक्वल फोर्स अपॉन Q1 इंटू Q2 और R ऊपर में गुना हो जाएगा, R इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना गणित आपको आता होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका यूनिट अगर निकालें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और R एक डिस्टेंस है तो R का स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर किसका यूनिट आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक यूनिट आया, ठीक। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9। इसका यूनिट हमने क्या निकाला है, न्यूटन, ठीक। सबसे छोटा मात्रा क्या होता है फ्रैंकलिन, तो यहाँ पर आप सीधा लिख देते हैं, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, या आप यदि कूलॉम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस पर भी आपको इस वैल्यू को याद रखना होगा। अब आगे है एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, इसका भी वैल्यू आपको याद रखना होगा। इसका वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 पर पावर -12। अब इसका भी यूनिट क्या होगा, यहाँ से आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि हम एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालें तो क्या करना होगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना होगा। तो इस पद को हम पूरा पलटाते हैं, इस पद को पलटाएंगे तो ये पद भी पलटेगा। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पद ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो यानी एप्सिलॉन का मात्रक क्या हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इन दोनों के यूनिट को भी गौर से ध्यान से देख लीजिएगा, हम कैसे इन दोनों के यूनिट को निकाले हैं, ठीक। उसके बाद है आवेश की बीमा। तो आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT। आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है AT, एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो कूलॉम बल क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको हमने बताया था कि पहला आवेश Q1 है और ये दूसरा आवेश Q2 है। दोनों क्या है, R दूरी पर है, दोनों किस दूरी पर है, R दूरी पर है मान लेते हैं। यदि इस दूरी को आधी कर दिया जाए, यानी दूरी को R/2 कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए, तो कूलॉम बल क्या होगा। आप यहाँ पर यदि R का वैल्यू पुट कीजिएगा, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसकी दूरी को आधा कर रहे हैं। जैसे पहले दूरी R है, तब यानी इसकी दूरी को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो कम करेंगे यानी R/2 करेंगे तो क्या होगा, आकर्षण बल ज़्यादा होगा। अब R/2 को अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे तो R/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R²/4, यानी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा 4 गुना। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, अगर दूरी को आधा करेंगे यानी बल ज़्यादा होगा तो कितना होगा, फोर्स हो जाएगा 4 गुना, फोर्स क्या हो जाएगा 4 गुना। यदि आपसे पूछा जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुनी कर दिया जाए, यानी आवेश के बीच की दूरी को हम बढ़ा देंगे, अगर आवेश के बीच की दूरी को 2 गुना करेंगे तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी उस फोर्स कितना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, यानी चौथाई भाग हो जाएगा फोर्स। तो आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक। अब आगे है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे क्लास 10 से, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलॉम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलॉम, ठीक।
उसके बाद है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसको आप निकाल सकते हैं कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, Q इज इक्वल टू होता है NE। Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है कि 1 कूलम आवेश कितना है, 1 कूलम है। तो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या से इसमें भाग देंगे। एन का वैल्यू निकालना है तो 1 में हम किससे भाग करेंगे, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम से भाग करेंगे। तो यहाँ से हमको किसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, आप इस फॉर्मूला को समझ रहे होंगे, क्या है कि Q इज इक्वल टू NE। आप समझते होंगे कि आवेश की मात्रा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसी बॉडी पर जो आवेश होता है, आवेश का क्वांटीकरण का एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE होता है। तो यहाँ से अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आवेश की मात्रा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आवेश की मात्रा में किससे भाग देना, इलेक्ट्रॉन से भाग करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप जानते हैं 1 कूलम आवेश है तो 1 रखेंगे आप, और इलेक्ट्रॉन का अमाउंट 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो आप यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना वैल्यू आता है आप इसको निकाल लीजिएगा। ये अप्रोक्स वैल्यू आता है, ये वैल्यू आपको हम बता देते हैं कितना आएगा। अब यदि आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगा कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे है वायु का परावैद्युतांक क्या होता है। तो फ्रेंड्स वायु का परावैद्युतांक याद कर लीजिएगा क्या होता है, 1 होता है। जल का परावैद्युतांक क्या होता है, 81 होता है। और धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। तो इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप रट लीजिएगा ताकि आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में कोई परेशानी बनाने में नहीं हो। यदि आप परावैद्युतांक नहीं समझ रहे होंगे तो हम आपको परावैद्युतांक इसमें थोड़ा देर के लिए समझाते हैं कि परावैद्युतांक क्या होता है। ठीक, अब आपको हम एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को K से सूचित किया जाता है और परावैद्युतांक का फॉर्मूला होता है, यदि आपको परावैद्युतांक निकालना है इसका सूत्र होता है माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन वायु की विद्युतशीलता। ये इसका एक सूत्र है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता, इसको एप्सिलॉन को पढ़ेंगे माध्यम की विद्युतशीलता, या आप इस पर लिख सकते हैं EM एप्सिलॉन मीडियम। ठीक, माध्यम की विद्युतशीलता और ये हो गया निर्वात की विद्युतशीलता या वायु की विद्युतशीलता। ये इसका फॉर्मूला है परावैद्युतांक का। ठीक, तो इसमें जो है परावैद्युतांक का जो ये फॉर्मूला, आप पहले तो इस फॉर्मूला को भी रट लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला भी कभी कभी आपको सीधे पूछ दिया जाता है। ठीक, अच्छा, यदि आपको क्या कहते हैं, जल का परावैद्युतांक कितना होता है, 81। ठीक, और यदि आपको कभी कभी किसी माध्यम की क्या कहते हैं, परावैद्युतांक निकालना है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक निकालना, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, इस पर आप उसका जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, इतने प्रश्न को आप देख लिए होंगे, आप इसको हम कुछ देर के लिए पहले मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, एक प्रश्न और, जल का परावैद्युतांक 80 है, जल का परावैद्युतांक 80 है, तो इसकी विद्युतशीलता निकालें, विद्युतशीलता निकालें। यानी आपको जल की विद्युतशीलता, आप परावैद्युतांक का फॉर्मूला जानते हैं, K इज इक्वल टू क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, जल का परावैद्युतांक दिया है कितना, 80। यानी परावैद्युतांक आपको पता है, जल का परावैद्युतांक क्या है, 80 है। तो आप यहाँ पर 80 रख लीजिएगा। और माध्यम की विद्युतशीलता निकालना है, किसकी विद्युतशीलता हमको निकालना है, जल की। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं
जल की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान आपको पता होगा। अभी हमने आपको बताया है कि एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, 8.85 गुना 10⁻12 माइनस 12 यूनिट होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यूनिट को रहने देते हैं। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाटर यानी वाटर की विद्युतशीलता हो जाएगा 80 गुना 8.85 गुना 10⁻−12। इस तरह से आप इसको अगर यदि सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, इसका उत्तर हो जाएगा 708। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 708 गुना 10⁻−12। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट आप रख दीजिएगा, इसका यूनिट क्या हो रहा है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आप रट लीजिए, मतलब सॉरी रटना नहीं है, समझना है। इस विद्युतशीलता कॉन्सेप्ट पर आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप इसको सही ढंग से इतने प्रश्न को समझिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एक कमेंट भी आपको, जो हमने कमेंट करने के लिए कुछ प्रश्नों का जवाब आपसे मांगा है, तो उसको आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।